बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वेला का आगाज करेंगे। नाज़रीन इकराम, अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही है। ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमले बदस्तूर जारी हैं, जिनको इसराइली मीडिया और इसराइली फौज गिराने का ऐलान कर रही है, लेकिन कोई न कोई मिसाइल जाकर इसराइल में लगता है, जिससे बड़ा भारी नुकसान होता है। सबसे बड़ा खतरा ईरान के क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिसाइलों से है। यानी एक मिसाइल होता है, उसके अंदर 24 से लेकर 40 तक छोटे छोटे मिसाइल होते हैं। अगरचे उस मिसाइल को अमेरिका या इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर गिरा भी दे, लेकिन वो जो छोटे छोटे मिसाइल निकलते हैं उनसे बहुत ज्यादा तबाही होती है। अब ये कयास आराई हो रही है और अमेरिका और इसराइल के अंदर ये बातें की जा रही हैं कि ये जंग अमेरिका और इसराइल के गले पड़ गई है और इस जंग का कोई फायदा उनको नहीं हुआ और ये जंग ऐसे ही निकली कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी अमेरिका ने इस जंग को शुरू करने के लिए पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और पूरी दुनिया में एक वावेला मचाया कि देखो, ईरान एटम बम बना रहा है, ईरान यूरोप तक मार करने वाले मिसाइल बना रहा है, लिहाजा पूरी दुनिया हमारे साथ इस जंग में ईरान के खिलाफ शामिल हो जाए। लेकिन अभी तक इस जंग में सिवाय इसराइल और अमेरिका के कोई तीसरा चौथा मुल्क शामिल नहीं है। यहां तक कि बरतानिया ने अपने अड्डों को अमेरिका को देने से इनकार किया। फ्रांस बराह रास्त इस जंग में शामिल नहीं हुआ, जर्मनी इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं हुआ। अगरचे जुज़वी हेल्प और मदद इस जंग में अमेरिका और इसराइल को बरतानिया और जर्मनी वगैरह दे रहे हैं। जैसे इसराइल के अंदर 50 असलहे के जहाजों का आना, जो फ्रांस से, इटली से और इसी तरह से जर्मनी वगैरह से असलहे के जहाज आए हैं, तो ये जुज़वी मदद है। और इसी तरह से बरतानिया के अड्डों से अमेरिकी जहाजों का उड़ना और एयर रिफ्यूलिंग टैंकर का उड़ना, यह भी जुज़वी मदद है। बराह रास्त बरतानिया ने या किसी और मुल्क ने अपने जहाज या फौजें इस जंग में नहीं उतारी हैं, जिसका मतलब है कि अपने घर से भी ट्रंप को इस जंग की हिमायत नहीं मिली है। अब अमेरिकी सदर ट्रंप की मुखालफत हो रही है अमेरिका के अंदर। आज की खबर एक ये है कि अमेरिकी वजीर जंग पैट हेग्सेट और अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की है, जिसमें इन्होंने सहाफियों को बताया कि हम ये जंग जीत रहे हैं। अमेरिकी वजीर दिफा ने तो ये कहा कि 47 सालों से ईरान की हुकूमत अमेरिका को और अमेरिकी शहरियों को और उनके इत्तेहादियों को मार रही थी, हमने इस वजह से जंग शुरू की है। और अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि हमने ईरान के मुख्तलिफ तरह के मंसूबे तबाह कर दिए हैं और आज का दिन बड़ा सख्त होगा और हम पहले से ज्यादा अब हमले करेंगे, ये अमेरिकी वजीर जंग ने कहा है। उसने ये भी कहा कि ईरान की हुकूमत और उसके निजाम से मुंसलिक लोग खत्म हो रहे हैं और उनके मिसाइलों की सलाहियत तबाह कर दी गई है और इसी तरह से उनको अब एटम बम बनाने भी नहीं दिया जाएगा। और नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनाई के हवाले से कहा कि उनके बारे में जो ट्रंप ने कहा है वही होकर रहेगा। और जो अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, यानी जनरल डैन केन, जो अमेरिकी तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि अगरचे ईरानी भी लड़ रहे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा नहीं ख्याल कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। याद रहे, अमेरिका को इस जंग में रोजाना $1 अरब से $5 अरब का नुकसान हो रहा है। 10 दिन की इस जंग में $50 अरब से ज्यादा का खसारा हो चुका है और इसराइल का नुकसान इससे भी ज्यादा है और जो अरब खलीजी ममालिक का नुकसान हुआ है वो इससे भी ज्यादा है। अब खलीजी ममालिक को, अरब ममालिक को इस जंग में दाखिल करने की, घुसाने की बड़ी कोशिश की गई है। जैसे लिंडसे ग्राहम ने जो सऊदी अरब के हवाले से स्टेटमेंट दी कि वो जंग में शामिल क्यों नहीं हो रहा है, तो इस पर सऊदी अरब का शदीद रद्द अमल आया है और सऊदी अरब के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से जो लिंडसे ग्राहम है उसके इस बयान की मजम्मत की जा रही है कि सऊदी अरब तुम्हारे मातहत नहीं है। मेरे सामने तुर्की अल फैसल, जो सऊदी अरब के 22 साल तक इंटेलिजेंस चीफ रहे, शाह फैसल के बेटे हैं, उनका एक पुराना वीडियो पैगाम मौजूद है, जिसमें तुर्की अल फैसल ने यह बात कही थी कि हमारी ईरान के साथ जंग की कोई फायदा नहीं है। अगरचे हमें 2 बड़े ख्वाबों से डराया जाता है। एक ख्वाब तो यह है कि ईरान एटम बम बना लेगा और सऊदी अरब और बाकी ममालिक फिर उससे नहीं बच पाएंगे, इस ख्वाब से हमें डराया जाता है। दूसरा ख्वाब यह है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और उनको एटम बम बनाने से रोके। उन्होंने कहा कि हमारी पुरानी स्ट्रेटजी है कि हम इन दोनों के दरमियान रहेंगे, हमें ईरान से जंग का कोई फायदा नहीं है। जैसे ईरान ने इराक से जंग की तो उनको कोई फायदा नहीं मिला, तो इसलिए हम जंग से अवॉइड कर रहे हैं और जंग किसी के फायदे में नहीं है। यह बात उन्होंने पुराने बयानात में भी कही है और हालिया बयानात में भी कही है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक मिलकर वो ईरान से लड़ने के ख्वाहां नहीं है। यहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी के चीफ हैं अली लारजानी, उनका बयान बड़ा अहम है। आज उनका बयान सामने आता है जिस पर इसराइली सहाफी बाराक रेवन ने कहा
कि ये तो ईरानी नेशनल सिक्योरिटी चीफ ट्रंप को मारने की धमकी दे रहा है। दरअसल ट्रंप ने यह बात कही कि हम आबनाए हुर्मुज़ से तेल के जहाजों को गुजरने पर कदगने जो ईरान की तरफ से लगाई जा रही हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ईरान आसानी से तेल के जहाजों को खुद गुजरने दे, वरना ईरान के खिलाफ ऐसा ताकतवर हमला होगा कि पता चल जाएगा। तो इस पर अली लारिजानी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में कहा कि जनाब ट्रंप साहब, तुम पहले भी ईरानियों को धमकियां लगा चुके हो, लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुम ईरानियों को नहीं गिरा सके हो, और तुम ईरान को मिटाना चाहते हो, लेकिन तुम खुद मिट जाओगे, तुम ईरान को नहीं मिटा सकते हो। ये अली लारिजानी की गुफ्तगू थी। अभी एक और ताजा तरीन उनका बयान सामने आया कि आबनाए हुर्मुज़ से या तो सारे ममालिक के तेल के जहाज गुजरेंगे या फिर किसी का भी नहीं गुजरेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया अपना तेल आबनाए हुर्मुज़ ईरान की हदूद से गुजारे और बेचे और खरीदे, लेकिन ईरान को तेल बेचने ना दिया जाए, ईरान के तेल कुओं पर, तंसीबात पर हमले हों। ये अली लारिजानी जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ है, उनकी ये गुफ्तगू का खुलासा है। मेरे सामने ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, उनकी ताज़ा स्टेटमेंट भी मौजूद है जो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जारी की कि हम बिल्कुल भी जंग बंदी के ख्वाहां नहीं हैं। हमारा मानना है कि जिसने जुल्म किया, जारियत की, उसे ऐसा सख्त जवाब दिया जाए कि उसे सबक मिल जाए और वो आइंदा कभी भी हमारे वतन अजीज ईरान के खिलाफ जारियत के बारे में सोच भी ना सके। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि सह्यूनी हुकूमत अपनी जिल्लत अमेज बका को इस चक्कर को जारी रखने में देखती है कि जंग शुरू की जाए, फिर मुज़ाकरात किए जाएं, फिर जंग बंदी की जाए, फिर दोबारा जंग शुरू की जाए, ताकि अपनी बालादस्ती को मजबूत बना सके। हम इस चक्कर को तोड़ कर दिखाएंगे। ये मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की स्टेटमेंट है, जिसका मतलब ये है कि इसराइल हालिया जंग से अब खुद तंग आ चुका है, अमेरिका भी तंग आ चुका है और वो जंग बंदी की हमसे दरखास्तें कर रहे हैं। लेकिन अब हम नहीं चुप होंगे। पहले वो हम पर हमला करते हैं, फिर जंग बंदी करवाते हैं, फिर मुज़ाकरात का ढंढोरा पीटते हैं, फिर दोबारा जंग शुरू कर देते हैं, फिर दोबारा जंग बंदी करवाते हैं। ये चीजें अब नहीं चलेंगी। ये मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उनका ये वाज़ेह बयान है। इसके अलावा ईरान के अंदर जमीनी तौर पर फौजें उतारने का मंसूबा भी जेर गौर है। जो अमरीकी मीडिया है CNN, उसने बताया कि अगर ईरान के अंदर अमरीका अपनी फौजें उतारे और वहां यूरेनियम के न्यूक्लियर मवाद को कब्जा करने की कोशिश करे, तो इसके लिए सैकड़ों अमरीकी फौजी चाहिए होंगे और यह मंसूबा बड़ा खतरनाक है। ट्रंप को कई बार समझाया है अमरीकी फौजी इदारों ने कि अगर हमने अपनी फौजें उतार दी तो हमें नुकसान होगा। क्यों? ईरान की फौज तैयार खड़ी हुई है, तो अगर 1000 या 2000 फौजी भी भेजे जाएं यूरेनियम के जखीरे को कब्जा करने के लिए, तो उसमें न जाने कितने अमरीकी फौजी मारे जाएंगे और कितने अमरीकी फौजी जख्मी हो जाएंगे। प्रेस टीवी जो ईरान का टीवी है, उसने कहा कि अगर अमेरिका की फौज ईरान में आएगी तो वो जिंदा पकड़ी जाएगी या फिर वो मारी जाएगी और उनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। इस तरह की धमकियां ईरानी ऑफिशियल्स की तरफ से लगाई जा रही हैं, जैसा कि ईरानी वजीर खारजा भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि हम उनकी जमीनी फौज का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर है कतर से। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरानी मिसाइल जाकर लगे और ड्रोन्स लगे और उससे जो तबाही हुई उसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आती हैं। बुनियादी तौर पर यह अड्डा अमेरिका का है जो कतर की सरजमीन पर वाक़ है। सबसे बड़ा फौजी अड्डा शुमार होता है मशरिक़ वस्ता में एयरबेस के तौर पर। तो कतर कहता है कि हम अपनी सरजमीन ईरान के गैस इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, लेकिन ईरान फिर भी हम पर हमला करता है। जैसा कि आज कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं, सफारतकारी के जरिए से जंग को बंद करवाना चाहते हैं और अगर ये जंग ना रुकी और हम पर हमले होते रहे तो हम अपना दिफा करना भी जानते हैं। ये कतरी जो वजारत खारजा के तर्जुमान है उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन बहरहाल बहरीन हो या फिर कतर हो या फिर यूएई हो, इन तमाम मुल्कों में ईरान के हमले हुए हैं ड्रोन्स और मिसाइलों से, जिसमें अमरीकी अड्डों को, रडार सिस्टम्स को और मुख्तलिफ तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भारी नुकसानात पहुंचे हैं। आज की खबर है मिडिल ईस्ट आई के नाम से एक मीडिया नेटवर्क है, उसने बताया कि जनूबी कोरिया में अमेरिका ने थॉड एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। यह थॉड एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक महंगा तरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिका के पास दुनिया में सिर्फ ये 12 एयर डिफेंस सिस्टम थे। इनमें से 4 को ईरान ने तबाह करने का ऐलान कर दिया है। अब जो बाकी बचे हुए हैं, जिनमें से गालिबन 2 जनूबी कोरिया के अंदर हैं, उन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका रीडिप्लॉय करना चाहता है मशरिक़ वस्ता में, यानी इसराइल की हिफाजत के लिए और ईरान से जंग लड़ने के लिए। तो इस पर जो इत्तलात आ रही हैं, जनूबी कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि हम इसके हक में नहीं हैं कि हमारी सरजमीन से एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका निकाल कर ले जाए, क्योंकि हमें भी चीन से और शुमाली कोरिया से खतरात हैं और हम अमेरिका को फिर भी रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम उनकी ही मिल्कियत है और उन्होंने ही हमारे मुल्क में डिप्लॉय किए थे। तो अमेरिका का रीडिप्लॉय करना थॉड एयर डिफेंस सिस्टम को इस बात की अलामत है कि पहले वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम थे या तो वो खत्म हो गए हैं या फिर वो वाकई ईरानी हमलों में तबाह हो गए हैं। कहा जाता है कि 2 एयर डिफेंस सिस्टम यूएई के अंदर थे जो तबाह हुए हैं और एक मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस उर्दन पर था जो तबाह हुआ है
اور ایک غالباً قطر یا پھر سعودی عرب کے اندر تھا جو متاثر ہوا ہے۔ یہ مختلف طرح کی قیاس آرائیاں عالمی میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے کہ اسرائیل کی عوام اس جنگ کے خلاف ہے اور سڑکوں پر نکل آئی ہے۔ میرے سامنے تازہ ترین جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی مسلسل 10 دنوں سے لوگ زیر زمین بنکرز میں رہنے سے پریشان ہو چکے ہیں اور لوگ سڑکوں پر بھی نکل کر احتجاج کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی شدید مذمتی بیانات جاری کرتے ہیں۔ اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ بن گوریون ایئرپورٹ جو اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں واقع سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے بن گوریون، اس پر عوام کا شدید رش ہے۔ اسرائیلی شہری ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن فلائٹس کم ہیں یا رش ہے جس کی وجہ سے وہ جا نہیں پا رہے ہیں، اور وہاں لڑائیاں اور جھڑپوں کی اطلاعات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کی ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے ہے وہ ایران سے ہے کہ ایران کی عوام بھی 10 دنوں سے سڑکوں پر ہے۔ یعنی آپ یہ ایک بڑا حیرت انگیز فرق ہے کہ ایران کی عوام سڑکوں پر اس لیے ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی مخالفت کر رہی ہے اور وہ اپنی حکومت اور موجودہ لیڈر سے حمایت کر رہی ہے، ان کے دفاع میں کھڑی ہوئی ہے۔ اور جس وقت امریکہ بم مارتا ہے عین اس وقت بھی لوگ وہیں کھڑے رہتے ہیں، یعنی مختلف سڑکوں پر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ہم پر کوئی میزائل لگ جائے گا، ہم مارے جائیں گے، لیکن ایران کے لوگ پھر بھی سڑکوں پر ہیں۔ عوام کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ایران کے اندر نکلا، اس سے ایران میں رجیم چینج کا جو آپریشن تھا امریکہ کا وہ فلاپ ہوا ہے۔ یعنی ایران کے حوالے سے امریکہ نے اور اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ دیکھو وہاں پر مخالفین حکومت کے سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، وہ حکومت کو نہیں چاہتے، گرانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہاں جب جنگ شروع ہوئی تو سارے لوگ چاہے وہ مخالف بھی کیوں نہ تھے وہ بھی سڑکوں پر آگے اور کہا کہ امریکہ ہمارے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب حالات کچھ اس طرح سے ہیں، صورتحال کچھ اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں کہ ابھی میرے سامنے ایک تازہ خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ اسرائیلی چینل 14 نے رپورٹ دی ہے کہ حکومتی اجلاس ہو رہا ہے، وزراء کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی لوکیشن وغیرہ کو چھپا کر رکھیں اور سیکرٹ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سے یہ مختلف سیکرٹ لوکیشن سے یہ اجلاس ہوگا۔ یہ اسرائیلی میڈیا پر کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی اس بات سے خوف موجود ہے، اسرائیل بھی اس بات سے خوفزدہ ہے کہ ایران ان کے وزیروں کو، ان کے اہم آفیشلز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا پر ایران کی جو میزائل ہیں یا ڈرون جو اسرائیل میں گرتے ہیں ان کی تباہی کے مناظر سامنے آ رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ہم اپنے ایکس اکاؤنٹ آفیشیل غلام نبی مدی پر شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں بریکنگ اپڈیٹس دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارا دوسرا ایکس اکاؤنٹ ہے جو تازہ حالات کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں، اور آپ ہمارے فیس بک پیج تازہ حالات کو بھی جوائن کر لیں، یہاں بھی آپ کو معلومات ملتی رہیں گی۔ آخر میں جو نقصانات ہوئے ہیں ایران کے اندر، 70 سے زیادہ ہاسپٹل ٹارگٹ ہوئے ہیں اور درجنوں اسکول ٹارگٹ ہوئے ہیں، اور اب تک 1,500 سے 2,000 لوگ مارے گئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہیں، یہ ایرانی وزارت خارجہ بتا رہی ہے۔ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنگ میں نے، جو امریکی صدر ٹرمپ کا داماد ہے جیرڈ کوشنر اور جو نمائندہ خصوصی ہے سٹیو وٹکوف، اس کے کہنے پر شروع کی ہے۔ نہ تو جیرڈ کوشنر کوئی سیاسی شخص ہے، وہ ایک تاجر ہے اور امیر ترین آدمی کا بیٹا ہے، اور اسی طرح سے جو سٹیو وٹکوف ہے وہ بھی ریل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک ہے، اسے بھی سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا شخص ہے پیٹ ہیگسٹ، جو امریکی جنگی وزیر ہے، وزیر دفاع ہے، جس کے خلاف امریکی عوام کو بہت سخت غصہ ہے۔ وہ بنیادی طور پر عراق اور افغانستان میں جنگ لڑنے جاتا رہا اور وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی شخص کہتا ہے، اور اس نے اپنی گفتگو کے اندر 2 دن پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ ایک مقدس جنگ ہے، اور وہ شخص بنیادی طور پر فاکس نیوز پر بطور اینکر موجود رہا ہے۔ تو ایسے شخص، ایسے لوگوں کی مشورے سے یہ جنگ ٹرمپ نے شروع کی ہے، لیکن اس جنگ میں امریکہ اب تک اور اسرائیل اب تک کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود امریکی کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ دیکھیں، جو امریکی میڈیا ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس کی آپ یہ رپورٹ دیکھیں۔ امریکی اخبار اور میڈیا نیٹ ورک وال اسٹریٹ جرنل کہتا ہے کہ ٹرمپ نے سوچا تھا کہ ہم سپریم لیڈر علی خامنائی کو مار دیں گے، اور ان کے مارنے کے بعد ایران کی حکومت یا تو گر جائے گی، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، یا پھر ایران میں ایسے لوگ حکومت میں آ جائیں گے جو امریکہ کی بات مانیں گے۔ نہ تو ایران کی حکومت گری ہے، نہ ہی ایسے لوگ یا ایسا شخص لیڈر بنا ہے ایران کا جو امریکہ کی بات مانے، بلکہ کام الٹا ہو گیا ہے۔ امریکہ نے سوچا تھا کہ معتدل شخص حکومت میں آئے گا یا سپریم لیڈر بنے گا، یہاں تو مجتبی خامنائی جو ٹرمپ کا بیٹا ہے، جو سپریم لیڈر علی خامنائی کا بیٹا ہے، معاف کیجئے گا، جو سپریم لیڈر علی خامنائی کا بیٹا ہے مجتبی خامنائی، وہ سپریم لیڈر بن گیا ہے،
اور وہ ایسا شخص ہے جو پہلے سے زیادہ سخت ہے، یعنی اپنے والد سے زیادہ سخت ہے، اور یہ جو مجتبی خامنہئی ہے یہ اپنے والد کے خون کا بدلہ لینے اور انتقام لینے کی آگ میں جل رہا ہے، اور یہ انتقام لے کر رہے گا۔ یہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹرمپ نے جو اندازے لگائے تھے وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کے اندر سے ٹرمپ کا جو اپنا دوست ہے جس نے ٹرمپ کو کہا کہ تم یہ جنگ شروع کرو، لنڈسے گراہم، جو کہ سینیٹر ہے ریپبلکن پارٹی کا، جس نے اس جنگ کو شروع کروانے کے لیے پورا زور لگایا، وہ شخص بھی اب رو رہا ہے۔ اس کا تازہ جو انٹرویو نشر ہوتا ہے فاکس نیوز پر، اس میں اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹ جس پر ایران کے شدید حملے ہوئے ہیں، اس یونائٹڈ عرب ایمریٹ نے کہا کہ ہم آیت اللہ رجیم سے نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ یہ یونائٹڈ عرب ایمریٹ یہ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہے، اسرائیل کو ریکگنائز کیے ہوئے ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ایران سے جنگ نہیں لڑ رہا ہے۔ سینیٹر لنڈسے گراہم نے آج پھر سعودی عرب پر تنقید کی اور یہ کہا کہ سعودی عرب آخر کیوں حملہ نہیں کرتا ہے ایران پر، جبکہ ایران میں واقع امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوتا ہے، جبکہ سعودی عرب میں واقع امریکی سفارت خانے پر ایران کا حملہ ہوتا ہے۔ ریاض میں جو امریکی ایمبیسی ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور وہاں کافی امریکی فوجیوں کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہو رہا ہے اور سعودی عرب ایران پر حملہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے سعودی عرب کو بتا دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدے رکھتے ہیں، آپ کو ہتھیار دیتے ہیں، آپ کو اسلحہ دیتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب امریکہ پر آپ کی سرزمین میں حملہ ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر یہ جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، تو ہمیں آپ کے ساتھ معاہدوں پر از سر نو غور کرنا ہوگا۔ یہ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے آج دوسرے دن سعودی عرب کو برا بھلا کہا ہے اور کہا ہے کہ تم ایران پر حملہ کیوں نہیں کر رہے ہو۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ تمام عرب ملک، تمام خلیجی ممالک، تمام مسلم ممالک سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ان کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ اسرائیل کی، امریکہ کی جنگ ہے، اور امریکہ کی بھی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل کیا چاہتا ہے؟ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے، مسلمان ملکوں کو توڑ دے، ان میں انتشار، لڑائی، فساد کروا دے۔ اب آپ دیکھیں سعودی عرب کتنا خوشحال ہے، کتنا مالدار ہے، یو اے ای کتنا خوشحال ہے، اور یو اے ای کے اندر لاکھوں کروڑوں جو باہر سے آئے ہوئے مسلم کنٹری سے آئے ہوئے لوگ جاب کرتے ہیں۔ آپ تمام خلیجی ممالک کا ڈیٹا نکالیں تو آپ کو 1 کروڑ سے 2 کروڑ کے درمیان جو فارنر ملیں گے جو کہ مسلم کنٹری سے ان عرب ملکوں میں آتے ہیں، یہاں کام کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، اپنے ملک کے اندر جو پیسہ ہے وہ بھیجتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے کہ یو اے ای اب بند ہو گیا ہے، وہاں ایئر لائنز، آمد و رفت، ویزا، لوگوں کا کام کرنا، جاب کرنا سب متاثر ہو گیا ہے۔ بحرین کو دیکھ لیں، کویت کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں۔ سعودی عرب تو پھر بھی محفوظ ہے کیونکہ یہاں پر جتنے جو کرائسس تھے ان سے سعودی عرب نمٹا ہے۔ تو اب حالات کچھ یوں ہیں، جو اس وقت جو سعودی عرب کے حوالے سے جو امریکہ کی لابنگ تھی، یعنی جو ان کے اندازے تھے وہ یہ تھے کہ یہ عرب ملک اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ امیر قطر جو قطر کے بادشاہ ہیں تمیم بن حمد ثانی، ان کی ایک تازہ سٹیٹمنٹ عرب میڈیا پر نشر ہوتی ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے یہ جنگ جو چھیڑی ہے ہم سے مشورے کیے بغیر چھیڑی ہے، اور اس جنگ میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، الٹا آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو گیا ہے۔ ہم نے تو آپ کے ساتھ معاہدے کیے تھے کہ آپ ہمیں اسلحہ دیں گے، ہماری حفاظت کریں گے، اور آپ اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور پھر عرب ملکوں کی طرف سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اے امریکہ، کیا تم نے کبھی عرب ملکوں کا ساتھ دیا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم بند کرے، فلسطین کی ریاست بنا کر دو، فلسطین کی ریاست کو اسٹیبلش کر دو، آزاد کر دو، تو کبھی امریکہ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو جب آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہو تو پھر ہم آپ کا کیوں ساتھ دیں؟ غرض سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں میں اس جنگ پر شدید قسم کی نفرت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو اے ای کا ایک ارب پتی شخص ہے خلف حبتور کے نام سے، بہت ارب پتی ہے، اس نے کہا کہ امریکہ نے یہ جنگ ہم سے مشورے کے بغیر شروع کی ہے اور اس جنگ سے الٹا ہمیں نقصان ہوا ہے۔ غرض ابھی تک 10 دن گزر چکے ہیں، آج 11واں دن ہے، کوئی عرب ملک براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں نہیں اترا۔ ہاں البتہ عرب ملکوں نے شدید مذمت کی ہے کہ ایران کے جو ڈرونز ہیں، میزائل ہیں، وہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں۔ اب ترک صدر رجب طیب اردوان کی ایک تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ یہ صہیونیوں کا منصوبہ ہے مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑانے کا۔
हम इस मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हम मुसलमान मुल्कों को कहते हैं कि बच कर रहो, इस आग में मत कूदो। और ईरान के हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम ईरान के साथ मौजूद थे, हैं और रहेंगे। ईरान के साथ हमारे पड़ोसी के ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान इस बात को जहन में रखे कि तुर्की पर जब वो हमले करेगा तो तुर्की फिर जवाब देना जानता है, इसलिए इस आग में मत कूदो। ये ईरान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा। इतलात ये है कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तवील गुफ्तगू हुई है। कल फोन पर राब्ता हुआ है तुर्क सदर से ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का। ईरानी सदर ने कहा कि हमने आप पर मिसाइल नहीं मारा है, यह मिसाइल या ड्रोन आपकी सरजमीन यानी तुर्की पर ईरान से नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो तो एक मुश्तरका अदालती तहकीकाती कमीशन बना लिया जाए। अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम तुर्की पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमने आज़रबाईजान पर भी हमला नहीं किया है, हमने कब्रस पर भी मिसाइल नहीं मारे हैं। हमने सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया जहां से अमेरिका ने हम पर हमले किए, और हमने पड़ोसी अरब मुल्कों को भी टारगेट नहीं किया है। ये ईरानी सदर ने तुर्क सदर को कहा है। अब हुआ यह है कि ईरान के 2-3 मिसाइल तुर्की में जाकर लगे हैं, और वो यानी हदफ पर तो नहीं लगे, कहीं जाकर गिरे हैं, जैसे गाजी अंतब है और दीगर जगह हैं। अब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची को फोन किया है तुर्क वजीर खारजा हाकान फ़ैदान ने। हाकान फ़ैदान ने कहा कि आपकी तरफ से जो हमारी तरफ मिसाइल आ रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है। तो तुर्क वजीर खारजा को ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ये मिसाइल हम नहीं मार रहे हैं, और जंगबंदी के हवाले से भी दोनों वज़रा के दरमियान बात हुई है। अब इसराइल का मीडिया और इसराइल के और अमेरिका के जंग भड़काने वाले जो तजियाकार हैं, ट्रंप के करीबी लोग, वो कहते हैं कि दरअसल ईरान के साथ खामोश तरीके से तुर्की और बाकी अरब मुल्क मिलकर अमेरिका और इसराइल से लड़ रहे हैं। यानी जो खेल और जो गेम बनाई गई थी ये उल्टी पड़ गई है अमेरिका और इसराइल को। जाहिरन हमला हो रहा है अरब मुल्कों पर, जाहिरन नुकसानात भी हो रहे हैं, और तुर्की ने भी ईरान को खतरनाक वार्निंग जारी की है, लेकिन अंदर से तमाम अरब मुल्क, तमाम रीजनल ममालिक और तुर्की समेत सारे मुल्क चाहते हैं कि ईरान की हुकूमत ना गिरे, क्योंकि ईरान का निजाम या हुकूमत गिर गई तो फिर यहां इसराइल का कब्जा हो जाएगा, और इसराइल का ईरान को फतह करना, कब्जा करना, ये अरबों के लिए एक ऐसा खतरा है, अरब मुल्कों के लिए, कि जिससे निमटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसराइल पहले ही गजा और फलस्तीन को तबाह करके 7 मुसलमान मुल्कों पर हमला करके अपने आप को मशरिक़ वुस्ता में, या मशरिक़ वुस्ता क्या पूरी दुनिया में कह चुका है कि हम ना अक़वाम मुत्तहिदा को मानते हैं, ना आलमी अदालत इंसाफ को मानते हैं, ना जंगी जराइम को मानते हैं, ना ही हम कोई कानून मानते हैं। तो अब ये जो खेल था इसको ये रीजनल कंट्रीज समझ चुके हैं, इस वजह से उन्होंने इसी के मुताबिक रिएक्ट किया है, और अभी 10-11 दिन हो चुके हैं जंग में वो शामिल नहीं हुए हैं। और जो सेनेटर लिंडसे ग्राहम है वो चीखो पुकार कर रहा है कि भाई तुम ये जंग क्यों नहीं लड़ रहे हो, तुम्हें हमने असला दिया, तुम्हें सब कुछ किया, तुमने क्यों नहीं किया। अब ये जो लड़ाई हुई है 10 दिन की, इसके बड़े देर पा असर होंगे। अब अरब मुल्कों को पता चल गया है कि अमेरिका हमसे पैसे लेता है, हमसे डीलें करता है, हमसे सरमायाकारी करवाता है, लेकिन जब वक्त आया हमारे दिफा का तो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को अमेरिका ने नहीं गिराए। सारे एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम वो इसराइल के दिफा के लिए लगा दिए हैं। और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की आज ताजा स्टेटमेंट आई है, उसने कहा कि ईरान के अंदर निजाम तब बदलेगा जब ईरान के लोग हमारे साथ खड़े होंगे। हमने ईरान के निजाम को और उनके हाथों को रोक दिया है, तोड़ दिया है, लेकिन मुस्तकिल खात्मा तब होगा जब ईरान के अंदर से लोग उठ खड़े हों और हमारा साथ दें। जिसका मतलब क्या है कि उनका मंसूबा ईरान के अंदर कामयाब नहीं हुआ है। बहरहाल इससे यह बात मालूम हो रही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने जिन लोगों के कहने पर जंग शुरू की और जिनकी वजह से लड़ाई शुरू की, वो जंग अब उसके गले पड़ चुकी है। अब ट्रंप भी ये जो सारा मलबा है वो अपने मातहतों पर डाल रहा है कि ये जंग मैंने खुद नहीं शुरू की, बल्कि मुझे स्टीव विटकोफ ने कहा, जैरेड कोश्नर मेरे दामाद ने कहा, और मेरे वजीर दिफा पैट हेक्सेट ने कहा, और वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा। अमरीकी अवाम इस जंग के खिलाफ है। आप अमरीका के अंदर एलानिया सर्वे हो रहे हैं, बयानात आ रहे हैं कि यह जंग हमारी नहीं है, ये जंग दरअसल इसराइल की है, और इसराइल इस जंग में दरअसल अमरीका को भी कमजोर करना चाहता है। अब ये भी दुनिया के अंदर है, अमरीका के अंदर बात पाई जाती है कि इसराइल के वजह से अमरीका को आलमी सतह पर नुकसान हुआ है। इसराइल अमरीका को और उसकी बादशाहत और उसके गलबे को तोड़ना चाहता है,
تاکہ اس کی جگہ لے سکے. یہ امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی. آپ ہمارے YouTube چینل تازہ حالات کو فالو کریں, سبسکرائب کریں, آگے نشر کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.